बेटा हम लोग पहुंचे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। ये चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ दिया हुआ है ये पूरा अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज के जैसा है कि ये पुरानी कंपनी थी, ये न्यू कंपनी थी, न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी को खरीद लिया तो इतने नेट एसेट्स मिले, इतना परचेज कंसिडरेशन पे किया न्यू कंपनी ने, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इस फर्स्ट पैराग्राफ में दी हुई है। मैं हर एक लाइन हर एक शब्द समझाऊंगा। फिर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये शब्द है फॉर द ईयर, क्योंकि बहुत बार इस चैप्टर में अकाउंटिंग ईयर नहीं दिया होता है, अकाउंटिंग पीरियड दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है मतलब 12 महीने की इंफॉर्मेशन है। फिर आपको ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया हुआ है। ये ऊपर की 4 लाइन ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे की जो 8-10 लाइन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब आपको ऑब्वियसली सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लोगों को एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है, जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिख रही है अभी स्क्रीन पे, ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में वही फर्म पार्टनरशिप फर्म होती है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में वही फर्म कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये प्री इनकॉर्पोरेशन का डेबिट और क्रेडिट मतलब एक्सपेंस और इनकम, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट और क्रेडिट मतलब एक्सपेंस और इनकम। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑफ अपोर्शनमेंट, बेस्ड ऑफ अपोर्शनमेंट मतलब रेशियो। ठीक है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर एड इनकम्स, फिर लेस एक्सपेंसेस, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट। फिर ये वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइम रेशियो का कैलकुलेशन होता है। इतना फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये फॉर्मेट आपको सबसे पहले बना लेना है। अब मैं फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड से ही शुरू करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पी कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2010। बस जितना हो सके आधा आधा लाइन पढ़ के सॉल्व करने का। पी कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2010। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, यहाँ पे 1 मई 2010 ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ओके, अब न्यू कंपनी का नाम क्या है? पी कंपनी लिमिटेड। मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, इस क्वेश्चन में स्पेशली बनेगा ये। इसको बोलते हैं नेट एसेट्स की कैलकुलेशन और परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने ये सारी कैलकुलेशन सीखी थी अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज या अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एक्विजिशन में। ठीक है, नेट एसेट्स में पुरानी कंपनी के कितने एसेट्स हमको मिले, उसके सामने पुरानी कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हमको मिली। ठीक है, एसेट्स कितने मिले, लायबिलिटीज कितनी मिली, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा। अच्छा, उसके सामने पुरानी कंपनी का इतना नेट एसेट्स हमको मिला, उसके सामने न्यू कंपनी ने क्या क्या पे किया। तो न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दिए, न्यू कंपनी ने डिबेंचर्स दिए, न्यू कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स दिया, न्यू कंपनी ने कैश एंड बैंक दिया। वो सब परचेज कंसिडरेशन में आता है कि न्यू कंपनी ने क्या क्या दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। फिर इन सब का जो टोटल होगा, इसी का जो टोटल होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि न्यू कंपनी ने ज्यादा पैसे दिए कि कम पैसे दिए। अगर न्यू कंपनी ने ज्यादा पैसे दिए मतलब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, तो ये न्यू कंपनी का लॉस है, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। और अगर न्यू कंपनी ने कम पैसे दिए तो न्यू कंपनी का प्रॉफिट है, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब अमाउंट्स के साथ ज्यादा पता चलेगा। ये फॉर्मेट सिर्फ इस क्वेश्चन में है, नेट एसेट और पीसी वाला, और कोई क्वेश्चन में ये फॉर्मेट नहीं है। चलो सुनते रहो। सबसे पहले मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा 1 मई 2010 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 जनवरी 2010। अब पी कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड मतलब ये जो पी कंपनी लिमिटेड है ये न्यू कंपनी है, ये न्यू कंपनी है पी कंपनी लिमिटेड। मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि न्यू कंपनी का नाम आप न्यू कंपनी बोलो या परचेजिंग कंपनी बोलो। न्यू कंपनी इक्वल टू परचेजर इक्वल टू पी कंपनी लिमिटेड।
ये न्यू कंपनी है, ये परचेजर है, ये पी कंपनी लिमिटेड। ओके, P Company Limited was incorporated on 1 May 2010 to take over the running business as from 1 January 2010। ठीक है, अब मैं डेट्स के बारे में बता दूं पहले। ये 1 जनवरी 2010 पे अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ पार्टनरशिप फर्म का। कौन सी डेट पे अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ? 1 जनवरी 2010 पे। अब आपने नीचे ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट जब मैंने आपको दिखाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2010 वाज एज अंडर। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ 1 जनवरी 2010 पे और अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2010 पे। तो ये हुए 12 महीने। इसमें से हमारा आराम से टाइम रेशियो आ जाएगा। तो वर्किंग नोट्स स्ट्रांग होने चाहिए बहुत हमारे। ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा या अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी 2010 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ और अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर 2010 पे और बीच में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 मई 2010। तो हमको यही देखना होता है कि 1 मई से पहले कितने महीने हैं और 1 मई के बाद कितने महीने हैं। तो 1 मई से पहले 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो 4 महीने प्री इनकॉर्पोरेशन के, 4 मंथ्स प्री इनकॉर्पोरेशन के एंड पीछे वाले 8 मंथ्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। मतलब 1 से लेकर मतलब 1 मंथ से लेकर 1/5 तक जो 4 महीने हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन के हैं और 1/5 से लेकर 31/12 तक जो 8 महीने हैं, 1/5 से 31/12 मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 8 महीने हैं ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। तो हमारा टाइम रेशियो जो होगा वो होगा 4:8। 4:8। अब आप इसको 4:8 बोलो या इसमें आप 4 की टेबल लगा दो। अगर आप 4 की टेबल लगा दोगे तो ये हो जाएगा 1:2। तो 4 1 जा रेशियो, 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, ये हमारा टाइम रेशियो आ गया 1:2। ये बहुत काम आता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में ये 1:2 हमको काम आता है। आगे टाइम रेशियो बता दिया मैंने। इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज पर द परचेज एग्रीमेंट द परचेज प्राइस वाज फिक्स्ड एट ₹2 लाख। ये परचेज प्राइस मतलब हमारा परचेज कंसिडरेशन पीसी 2 लाख। अब मैं बहुत स्लो जाऊंगा, एक एक शब्द ऊपर पढ़ूंगा, एक एक शब्द मैं वर्किंग नोट्स में लिखते जाऊंगा। ये परचेज कंसिडरेशन का जो टोटल है ये टोटल पीसी 2 लाख रुपीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज कंसिडरेशन का टोटल 2 लाख रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। As per the purchase agreement, the purchase price was fixed at ₹2 lakh. It is agreed to pay 5% debentures of ₹1 lakh and cash of ₹1 lakh. बस आगे नहीं पढ़ते। न्यू कंपनी जो है वो 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स देगी और 1 लाख रुपीज कैश देगी। बस यहाँ पे रुक जाते हैं। जो न्यू कंपनी है वो 1 लाख रुपीज के डिबेंचर्स देगी और 1 लाख रुपीज का कैश देगी न्यू कंपनी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5% डिबेंचर्स जो न्यू कंपनी ने दिए ऑफ न्यू कंपनी, 1 लाख रुपीज के न्यू कंपनी ने डिबेंचर्स दिए और 1 लाख रुपीज कैश एंड बैंक। क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है, मैं कैश एंड बैंक लिख देता हूँ। अब ये थर्ड पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा, फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा। तो टोटल न्यू कंपनी ने 2 लाख रुपीज पीसी पे किया। टोटल न्यू कंपनी ने 2 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन पे किया। राइट, पीसी की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट इज एग्रीड टू पे 5% डिबेंचर ऑफ ₹1 lakh एंड कैश ऑफ ₹1 lakh फॉर एसेट्स ऑफ 1,75,000 एंड गुडविल 25,000। मतलब न्यू कंपनी के जो एसेट्स थे वो 1,75,000 के थे
और 25,000, मेरी गलती हो गई एक शब्द में, मैं फिर से बोलता हूँ, ओल्ड कंपनी के जो एसेट्स थे वो 1,75,000 के थे और 25,000 रुपीज न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को ज्यादा पे किया फॉर गुडविल। तो एसेट्स हुए 1,75,000 के और गुडविल हुआ 25,000। ये नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में आएगा, 175 और 25, ये नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स में लिखा हुआ है कि जो ओल्ड कंपनी के एसेट्स थे वो 1,75,000 के थे और गुडविल अलग से पे किया, न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को गुडविल अलग से पे किया 25,000। मतलब कोई भी लायबिलिटीज नहीं थी, लायबिलिटीज कोई भी बताया हुआ नहीं है। अब एसेट्स के टोटल में से 175 प्लस 25 2 लाख हुआ, 2 लाख में से लायबिलिटीज 0 माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा 2 लाख। लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, लायबिलिटीज नहीं दी हुई है तो नहीं लिखा, ठीक है। लायबिलिटीज नहीं दी हुई है, नहीं लिखा, 0 लिख दिया, डन। ये हमारे 2 लाख रुपीस क्या आ गया, ये 2 लाख रुपीस हमारा नेट एसेट्स भी आ गया, डन। तो पुरानी कंपनी का नेट एसेट्स आया 2 लाख, उसके सामने न्यू कंपनी ने जो पीसी पे किया है वो भी 2 लाख रुपए दिए। ये नेट एसेट्स और पीसी की कैलकुलेशन हो गई। ये लिखेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ये सारी बातें हमको बाद में काम आएंगी, ठीक है, अभी नहीं, पर ये सारी बातें बाद में हम लोगों को बहुत काम आएंगी। डन, नेट एसेट्स और पीसी दोनों 2 लाख मैच हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2010 वेंडर्स रिसीव्ड, वेंडर मतलब पुरानी पार्टनरशिप फर्म, रिसीव्ड कैश इंक्लूडिंग ₹6,000 फॉर इंटरेस्ट। अब ये जो 6,000 है ये इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस है। ये जो डेट है उस डेट को भी ध्यान में रखो, 1 जुलाई 2010 लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट में लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2010। अब ये पॉइंट हर क्वेश्चन में आती है और मैं हर क्वेश्चन में अलग से इसका वर्किंग नोट बना के एक्सप्लेन करता ही हूँ। इस 6,000 को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ठीक है। अब मैं इसका पुराने क्वेश्चन में दे रूल कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर सिर्फ अमाउंट्स चेंज कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस आप लोग सिर्फ इस 6,000 पे ध्यान दो, ये 6,000 इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस है या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है। मैं पुराने क्वेश्चन में जाऊंगा, ये वाले क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स में जाऊंगा, हर क्वेश्चन में ये पॉइंट आती है, ये रहा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, और इसकी मैं अमाउंट्स चेंज कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी। अब इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर दिया। अमाउंट कितनी थी 6,000, तो मैं यहाँ पे 6,000 कर देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, मैं सिर्फ डेट्स और अमाउंट चेंज करूंगा, फॉर्मेट मैंने ऊपर से कॉपी कर लिया। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर और इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था पेड ऑन 1 जुलाई 2010। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था पेड ऑन 1 जुलाई 2010। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2010 वेंडर्स रिसीव्ड कैश इंक्लूडिंग 6,000 फॉर इंटरेस्ट। अब ये वेंडर्स रिसीव्ड कैश मतलब वेंडर्स को जितना कैश चाहिए था, जितना डिबेंचर्स चाहिए था वो हम लोगों ने दे दिया, इंक्लूडिंग 6,000 इंटरेस्ट, मतलब हमने पीसी भी पे किया और साथ में इंटरेस्ट भी पे किया 6,000 रुपीज, ओके। डेट कौन सी दी हुई है 1 जुलाई 2010। अब वर्किंग नोट में जाते हैं। चलो ये पूरा वर्किंग नोट अभी आपको एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 6,000 रुपए हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया 1 जुलाई 2010 पे। अब मैं धीरे धीरे सारे चेंजेस करते जाऊंगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पुराना क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे चेंजेस करते जाऊंगा। रूल हमेशा सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस इज पेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ 1/1/2010 पे और हमने इंटरेस्ट पे किया है, हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है 1/7/2010 पे।
ठीक है, ये रहा 1/7/2010। तो 1/1/2010 से 1/7/2010 तक 6 महीने ही होते हैं। 30 जून या 1 जुलाई एक ही बात है। 30 जून या 1 जुलाई एक ही बात है। ये गैप हुआ हमारा 6 महीने का। अब यहाँ पे मैं 6000 को डिवाइडेड बाय 6 महीने कर दूंगा। 6000 डिवाइडेड बाय 6 महीने, तो एक महीने का आएगा 1000। मैं सिर्फ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल हमने 6000 पे किया 6 महीने का, तो एक महीने का हुआ 1000। अब ये जो एक महीने का 1000 हुआ, ये मैं सब जगह पे लिख दूंगा, हर महीने में 1000। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे भी 1000। अब हमारी इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 मई 2010। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो इंटरेस्ट होगा, मतलब 1 मई 2010 से पहले का जो इंटरेस्ट होगा, वो होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 महीने। 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 महीने होगा 4000। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट होगा 4000 रुपए, 4000। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 2000। मतलब क्वेश्चन में जो 6000 इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसमें से 4 महीने प्री के हैं और 2 महीने पोस्ट के हैं, मतलब 4000 और 2000। ठीक है, तो ये 4000 रुपये मैं प्री में डेबिट करूंगा और 2000 रुपये मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट करूंगा। ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो ये एक्सपेंसेस में मैं जाके लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस की मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस, इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस या इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। टोटल अमाउंट 6000, प्री में डेबिट 4000 और पोस्ट में डेबिट 2000। ये जो येलो बैकग्राउंड है वो दोनों डेबिट है और जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो दोनों क्रेडिट है। ठीक है, तो मैंने 4000 रुपये प्री में डेबिट किया और 2000 रुपये मैंने पोस्ट में डेबिट किया। मतलब 6000 के मैंने दो पार्ट्स कर दिए। यहाँ पे रेशियो में आएगा एक्चुअल, रेशियो में आएगा एक्चुअल। डन, ये इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस वाली पॉइंट कंप्लीट हो गई। अब अगर हम स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ रीड ही नहीं करते तो बहुत सारी बातें हमारी गलत हो जाती। तो ये अभी तक मैं स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ ही रीड कर रहा हूँ। फिर लिखा हुआ है डिबेंचर्स वर इश्यूड टू वेंडर। हाँ बेटा, हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। डिबेंचर्स वर इश्यूड टू वेंडर्स ऑन 1 जुलाई 2010 and on that date the company issued 3000 equity shares of ₹100 each for cash। अब पहली बात, ये जो इक्विटी शेयर इश्यू किए फॉर कैश, ये हमारे काम का नहीं है। सबसे पहली बात ये, द कंपनी इश्यूड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each फॉर कैश, ये इस क्वेश्चन में कहीं पे भी काम नहीं आएगा। इक्विटी शेयर्स 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each फॉर कैश, ये किसी काम का नहीं है। हाँ, डिबेंचर इश्यू किए 1 जुलाई पे वो बहुत काम का है। अब डिबेंचर्स इश्यू किए 1 जुलाई पे, तो मैं डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। देखो, ये 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, ये 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे, 5% इंटरेस्ट था। अब ये 5% मतलब 5% पर एनम। ये जो 5% लिखा हुआ है मतलब 5% पर एनम। तो 1 लाख का 5% होता है 5000, 1 लाख का 5% होता है 5000 और हमने डिबेंचर इश्यू किए 1 जुलाई पे। तो 1 जुलाई 2010 से 31 दिसंबर 2010, 1 जुलाई 2010 से 31 जुलाई 2010 तक 6 महीने होते हैं और ये 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 2500। मैं फिर से बताता हूँ, 1 लाख का 5% हुआ 5000, 5000 में से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2500 आएगा। ये 2500 सारा का सारा इंटरेस्ट 2500 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा, क्योंकि हमने डिबेंचर इश्यू ही 1 जुलाई पे किए। तो जो भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होगा वो 1 जुलाई के बाद रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पीएनएल अकाउंट में नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पीएनएल में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, बट इनको लिखना चाहिए था। देखो, मैं कैलकुलेशन पहले वर्किंग नोट में बता दूं। ये वर्किंग नोट नंबर 4 हमारा। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ एक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब अगर आपको नंबर्स याद हो सारे,
डिबेंचर्स थे टोटल 1 लाख रुपीस के, मल्टीप्लाई बाय 5% इंटरेस्ट था, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने का इंटरेस्ट 6/12। क्यों 6 महीने का? क्योंकि डिबेंचर्स हमने इश्यू किए 1 जुलाई 2010 पे और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2010 पे, तो ये होते हैं 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। तो 1 लाख का 5%, 1 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ये होता है 2500, 6 महीने का इंटरेस्ट। अब ये डिबेंचर हमने इश्यू ही 1 जुलाई पे किए, 1 जुलाई मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। ये डिबेंचर हमने इश्यू ही 1 जुलाई पे किए हैं, तो इनका जो भी सारा इंटरेस्ट है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का है। मतलब ये सारा का सारा इंटरेस्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है, क्योंकि ये सारा खर्चा 1 मई के बाद का खर्चा है। और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेट दी हुई हो नहीं या नहीं दी हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सारा का सारा खर्चा हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही डेबिट होता है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ये हमेशा डेबिट होता है, डेट दी हो कि नहीं दी हो। और इस क्वेश्चन में जो डेट दी हुई है, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा समझ में आ रहा है कि 1 जुलाई पे डिबेंचर इश्यू किए, तो हमारी इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 मई के बाद का डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है, मतलब ये सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा 2500। तो मैं स्टेटमेंट में जाऊंगा, 2500 पहले अमाउंट लिखूंगा, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट किया, ये टोटल का कॉलम 2500, बाकी सब जगह पे मैं डैश डैश कर दूंगा, ये डैश, बाकी सारे कॉलम से मैं डैश डैश कर दूंगा, सिर्फ 2500 मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट करूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और यहाँ पे मैं रेशो में लिखूंगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, 2500 टोटल में, 2500 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आगे अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सारा का सारा आ गया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट, और ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, बाकी सब जितना था ऊपर वाले पैराग्राफ में हमारा सॉल्व हो गया। ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन मैंने देखा पीएनएल अकाउंट में, ये इंटरेस्ट टू वेंडर 6000, ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। ये वाला इंटरेस्ट टू वेंडर 6000 ये हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, और ये हमने पहले से ही लिख दिया। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं दिया हुआ था, वो मैंने लिखा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 16000 और हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अलग आएगा। दोनों सही है, ये पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है वो भी सही है, हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी सही है, दोनों अलग अलग आएंगे, है दोनों सही लेकिन अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं दिया हुआ है पीएनएल में, वो मैंने लिखा। यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, ये मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे 5% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 15000, ये भी मैं स्टेटमेंट में नहीं लिखूंगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है 7000 और 15000 यहाँ पे लिखी हुई है, मैं नहीं लिखूंगा। और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट मैंने लिखा, तो ये लोग भी सही है पीएनएल अकाउंट वाले, मैंने जो स्टेटमेंट बनाई है मैं भी सही हूँ, आंसर भी हमारा सही आएगा, जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वही हमारा सही आएगा बट अलग आएगा। ओके, अब ऊपर वाले पैराग्राफ सॉल्व हो गया हमारा सारा। अब ये सेल्स दिया हुआ है बेटा, ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सुनते रहना। ये जो सेल्स दिया हुआ है 1,60,000 अप्रैल अप टू अप्रैल, उसमें ये परचेज दिया हुआ है अप टू अप्रैल, तो ये सेल 1,60,000 में दे, ये परचेज 1,40,000 माइनस कर देंगे तो सीधा ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का। अब ये मई टू दिसंबर दिया हुआ है 2,40,000 सेल, ये मई टू दिसंबर 2 लाख परचेज, तो 240 में थे
2 लाख माइनस कर देंगे तो 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट